बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। और स्टूडेंट थोड़ी माजरत के साथ मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो बहरहाल चूँकि हमने आप लोगों को ग्रुप के अंदर स्टडी स्टार्ट करवाई हुई है, तो आप लोगों को मैंने मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट फ़ाइल आपको सेंड की हुई थी। अभी जो हम बात करेंगे आपकी फ़ाइल नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, इसको आप समझ लें। और जब भी आपने नेवी की या एयरफोर्स की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है? तो इसको और गौर से समझ लीजिएगा जी। तो सबसे पहले जी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप ये चीज़ याद रखें, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट के अंदर ये आपसे एंगल के क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। यानी देखें, एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? एक होता है 90 से छोटा, उसको क्या कहते हैं? एक होता है 90 से बड़ा, उसको क्या कहते हैं? ठीक है? और 90 वाले को क्या कहते हैं? तो ये 4 चीज़ें हैं आपके पास कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है? तो चलें जी, बहरहाल हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, यानी एक एंगल है जो 90 डिग्री से कम मेजर करे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है? और जो 90 डिग्री होगा उसको हम राइट एंगल उसको कहते हैं, ठीक है? समझ आ गई आपको? ओके जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको तो हम बड़ा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अभी राइट एंगल और ट्राई एंगल का मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो वो यहाँ पर आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और आपको उसकी समझ भी नहीं आएगी। बट एनीवे जी, हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ये वाली जो आपको सिंबल नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाली। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझें। जब भी ये दो साइडें जिस साइड की तरफ आ जाएंगी वो चीज़ बड़ी होगी, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर दैन 7। समझ आ गई बात आपको? जिस तरफ ये दो आपको एंगल नज़र आ रहे हैं, ये वाली दो लाइनें जिस तरफ होंगी वो बड़ी होगी वैल्यू। अच्छा, एक और इसकी और होती है ये वाली, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है फिर दूसरी चीज़ छोटी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ x इज़ लेस देन 7, ठीक है? क्योंकि हमने राइट साइड से नहीं शुरू करना, हमने लेफ्ट साइड से शुरू करना है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ऊपर वाले में क्या था? x इज़ ग्रेटर देन, और नीचे वाले में क्या है? लेस देन, ठीक है? ग्रेटर देन और लेस देन की समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट की तरफ। ये स्टेटमेंट क्या है कि ये वाली आपके पास है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब दो चीज़ें होता है। एक तो इसका पता चल गया आपको ग्रेटर देन है, और जब इसके नीचे ये छोटी सी हम लाइन लगा देते हैं जैसे ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है इक्वल टू। यानी इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। समझ आ गई बात आपको? अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? दो चीज़ें इसकी थी, एक इसका क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यानी एक ये छोटी सी सिंबल है, इसके दो मतलब है, एक ग्रेटर देन और इसका मतलब नीचे लाइन लग गई तो इसका मतलब है इक्वल टू। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है, ये वैल्यू है स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस। अच्छा, चलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे एक्स एक्सेस होते हैं, ठीक है? और ये हमारे वाई एक्सेस होते हैं, ठीक है? अब ये जो हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाला एक्स एक्सेस, जैसे मैंने पहले लाइन ड्रा की, ये वाला एक्स एक्सेस, अगर हम इस एक्सेस के ऊपर स्लोप बनाएं और स्पेशली हम बनाएं इस एक्सेस के ऊपर, ये वाला, यहाँ पर इस एरिए में, यहाँ पर जो स्लोप बनती है, स्लोप का मतलब कोई डलवानी कोई भी फिगर है, कोई भी डायग्राम है या कोई भी ग्राफ है, वो आपकी ज़ीरो पे होगी, ठीक है? ये याद रखिएगा, एक्स एक्सेस पे ज़ीरो होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद है जी ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी याद रखें, आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी लाजमी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एंगल का मैंने बताया, वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री से लाजमी आते हैं। ये वाला फार्मूला है एक्चुअली, ठीक है? अब फार्मूले को तो हम उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते या उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये कि ये चीज़ें आपको याद रखने की होंगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया जी आपको ये? ओके जी, हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ जी, वो देखे ना वही चीज़ आगे जो मैंने आपको एंगल के हवाले से बताई थी। अ ट्राइएंगल विद वन एंगल राइट एंगल, ठीक है? ये देखें, राइट एंगल का मतलब ये होता है, मैं इस पे यहाँ पे फिगर बनाता हूँ कि जब भी आपके पास ये एक मेरे पास फिगर है, फर्ज करें ये मैंने एक ना बनाई, मैंने एक ट्राइएंगल बनाई, ठीक है? ये ट्राइएंगल है, ये 90 एंगल है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे डब्बा सा बना हुआ आपने देखा भी होगा, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्लियर हो गया?
समझ आ गई आपको? जो आपका एंगल राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और उसको हम राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो उस ट्राइएंगल को क्या कहेंगे हम? उस ट्राइएंगल को जिस एंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक हो गया? ये आपका आंसर हो गया क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी। अब जी ये भी ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये भी एक फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई? समझ आ गई आपको इसकी? ओके जी। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी लॉग का फार्मूला। याद रखें जो लॉग के फार्मूले हैं चार, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक क्या होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उस सूरत में क्या होता है, उसमें ये होता है कि यहाँ पर ये जो तीन है ये इसकी 10 की पावर आ जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है। यानी जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, लॉग वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, एक्स के बराबर पे 5 आ जाए, 10 आ जाए, 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसको हमने क्या करना है 10 की पावर बना देंगे। अब 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 10 को 3 मरतबा ज़र्ब करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 100 आ जाएगा, इस पर करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पता नहीं इस फाइल में वो आपको क्वेश्चन नज़र आता है या नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू जब ज़ीरो होती है ना, मिसाल के तौर पर एक्स की पावर ज़ीरो है तो वो एक के बराबर होगा, ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया? ज़ीरो नहीं होगा, एक होगा, ये आपने याद रखना है। क्लियर? वो आगे चल के हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बता देंगे। अब देखें जी, यहाँ पर आगे जी रेंज। रेंज क्या होता है? देखिए दो चीज़ें आनी जहन में रख लें, एक डोमेन आएगी और एक आएगी रेंज। डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है पहले पहले हिस्से, यानी आपको सेट दिया ना, देखें ये सेट दिया है 3 और 2, 4 और 5, 3 और 8। इसमें जो पहली पहली वैल्यू आएगी, मसलन सॉरी, जो डोमेन है उसके अंदर पहली पहली वैल्यू और जो रेंज होती है उसके अंदर आपकी सेकंड वैल्यू, ठीक है। ओके। अब इसमें सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, 5, 8। अगर कोई रिपीट होगी तो रिपीट नहीं लिखेंगे हम, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रेंज के मुताबिक, यानी रेंज दूसरी वैल्यू, डोमेन होती है पहली वैल्यू। ओके हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी। हाँ जी, ये मैट्रिक के हवाले से, मैट्रिक्स के हवाले से भी लाजमी क्वेश्चन आता है। मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में, मतलब इस तरह का लाजमी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है या आपका स्केलर कॉलम क्या होता है, नॉन स्केलर क्या होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको फाइल भी सेंड कर दी है, यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा कॉलम है या कोई आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो, तो ये आपने जेन में रखना है। अच्छा, उसके बाद है जी, आ गया जी मीन वैल्यू निकाल। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू इसको उर्दू में कहते हैं औसत निकालना। कैसे निकालते हैं? जितनी वैल्यूज़ हों उनको जमा कर लें, ये देखिए इनको जमा किया, और जितनी उनकी तादाद है, दो है ना, दो पे तकसीम कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, अब देखें कि इसको यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा लिखा लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वुड बी एडेड इन, ये आपको एक वैल्यू दी है, इसके अंदर हम क्या करें, क्या इसमें ऐड करें कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बड़ा बेसिक सा फार्मूला है जो आप बड़ी अर्ली क्लासेस से आप पढ़ चुके हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है जी, अगर इसमें बी स्क्वायर ऐड करें तो आपका क्या बन जाएगा जी, पूरा एक स्क्वायर बन जाता है, पूरा फार्मूला बन जाता है। बेसिक फार्मूला है ये वाला, ठीक है जी। ओके जी। अब हम आ जाते हैं दी वर्टिकल लाइन। अब जो वर्टिकल लाइन फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड, यानी कि वही जो मैंने आपको पहले ग्राफ बताया था, ये वाला जो ग्राफ होता है इसके अंदर ये वाली आपकी लाइन होती है वर्टिकल, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन है ये आपस में जहाँ मिलती हैं, ये जो मिल रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजन। समझ आ गई बात? रिपीट कर देता हूँ। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे होता है और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है दाएं बाएं। ठीक हो गया? जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिलें, ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर हो गया? ओके जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, दिस सेट ऑफ डाटा दैट अपीयर्स मोस्ट। हाँ जी, ये आपने वो पढ़ा होगा, मोड भी पढ़ा होगा आपने, आपने वो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े होंगे, फार्मूले पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ बार बार आती है, मोस्ट अपीयर्स, अपीयर्स मोस्ट, यानी ज़्यादा बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम कहते हैं मोड।
उर्दू में इसको आधा कहते हैं, अगर आप किसी ने उर्दू में पढ़ी है मैथ, मैं साथ साथ वो भी बता रहा हूँ। ओके, चले जी। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये याद रखें ये वाला फार्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये आपने याद रखना है कि एक रेडियन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 180 ओवर पाई होती है। ये आपको याद रखने वाली कुछ चीज़ें। ओके, नीचे आ जाते हैं जी। अब हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमें दिया, बड़ा ही सादा सा क्वेश्चन है कि इसको आपने जमा करना है। जमा करने का तरीका क्या होता है आपको याद है, पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के साथ जमा कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने लिखा नहीं है, आपने खुद बताना है। ओके जी। इसके बाद आ जाते हैं जी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके पास एक वैल्यू दी गई है, आपने इसकी निकालनी है वैल्यू। 3x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3x की वैल्यू निकालें, ये 6 उधर जाके जमा हो जाएगा, 15 भी उधर जाके जमा हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आपने खुद निकाल ली है। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, यानी इसमें आप जमा करें तो 21 आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। चलिए आपको बता भी दिया। ओके जी, ये वाले जो क्वेश्चन है जी, इसके ऊपर बड़े स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, आप ये वो अंडे इतने के थे, इतने में थे और इसने इतने में भेज दिया, हमें इसका बताएं क्या होगा। इसका जी बताएं हमें क्या होगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। देखिए, सवाल ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, अब यहाँ पे अगर एक डोजन होता, 1 डोजन यानी एक दर्जन, तो वो उसका मतलब होगा 12। अब 12 जो अंडे हैं उनकी कीमत कितनी है, 40। ठीक है, 12 अंडों की यानी एक दर्जन की कीमत है 40। तो अब इसका तरीका क्या क्या होता है सॉल्व करने का, कि आपने एक अंडे की, आपसे पूछा है कि 3 अंडों की कितनी कीमत है, ऐसे ही है ना, आपसे पूछा। आपने क्या करना, पहले एक अंडे की निकालते हैं कीमत। अब यहाँ पर आप इसको तकसीम करें 12 को, 12 3 36। ठीक है, और यहाँ पर 4 और 0। ठीक है, और उसके बाद आप देखें 12 को फिर आप मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48, तो 12 3 36, फिर 3 पे करें। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लगाया, तो ये 12 3 36, फिर 36 आ गया। ठीक है, यानी 3.3 जो है ना वो एक अंडे की वैल्यू आपके पास आ रही है। अब उस 3.3 को आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 अंडे चाहिए, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया, समझ आ गई जी किस तरह निकालना है। एक दर्जन की कीमत दी हुई है, एक की निकाल लें, आंसर आ जाएगा। फिर जितनों की भी निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, यहाँ पर आपको सेट के हवाले से कुछ ना होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो आपसे पूछी गई हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, शायद आपको फाइल मिल भी गई हो। इसमें ये होता है कि देखिए, आपने जब इसको सॉल्व करना है, नॉर्मली हम कोई भी ब्रैकेट को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ए बी इन दोनों को आपस में जमा कर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का निशान आता है दरमियान में, और हम ए सी यानी अगली वैल्यू को उसके साथ ज़र्ब करते हैं, यानी दोनों वैल्यू को बारी बारी ज़र्ब करें तो ये डिग्री कौन सी बनती है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव डिग्री। ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद है जी कि अब इफ़ टू एंगल्स आर सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल इसमें बता भी देता हूँ मैं। इफ़ टू एंगल्स आर सेम एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डिफरेंट, देन उसको हम क्या कहेंगे। मेरा ख्याल इसमें मैंने आपको फिगर नहीं बना के दी, लेकिन एक फाइल थी उसमें मैंने बनाई हुई थी फिगर। ये देखें, पूछा ये गया है कि इफ़ टू एंगल्स, दो एंगल है, यानी ये मैंने एक यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ये दो एंगल हैं, दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम हो तो इस तरह की ट्राइंगल को क्या कहते हैं। ये दोनों एंगल सेम है, ये वाले फॉर एग्जांपल दोनों एंगल सेम है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस। क्या कहते हैं इसको, आइसोसेलेस, यानी कि दोनों एंगल बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये ये 90 डिग्री वाला एंगल है तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। ये जेन में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, उसके बाद जी अब देखें, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिग्री वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा। द सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितनी भी वैल्यूज़ आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक आपको बना देता हूँ जी कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पर ये, तो अगर इनके जो एंगल्स हैं, जितने भी एंगल बन रहे हैं, इन सारे एंगल्स का अगर मजमूआ आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो इट मीन्स कि ये आपका क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके, वो 90 होता है आपका। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कभी भी मिस नहीं करना भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसमें आपका आंसर 0 आएगा, ये याद रखिएगा। आई रिपीट,
एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसमें आंसर आपका क्या आना चाहिए, एडिटिव में क्या आंसर आना चाहिए, 0। अब इसका आंसर 0 कैसे आएगा कि -7 इसके अंदर अगर हम जमा 7 करें तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, ये वाला एडिटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास है वैल्यू x, आपसे वो कहते हैं जी इसकी मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू निकालें। मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू होती है 1, हमेशा याद रखें। हम क्या करेंगे, इसको उलट से इसकी तकसीम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये लाजमी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू निकाल, कैसे निकालते हैं देखें। अंडर स्केयर रूट आपके पास, हम क्या करेंगे 27 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 9 पे करेंगे। ठीक है, 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इनका हमने ये लिया अंडर स्केयर रूट। ठीक है, अब हमने इसका ये स्केयर रूट लिया, ज़रब ये इसका हमने स्केयर रूट लिया। ये आपने किया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको रिवाइज हो जाए। इसको हम ख़त्म करें तो 3 और ये वाला अंडर रूट वैसे ही रह जाएगा, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको